बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सीधा साधा लड़का रहता था। नाम था माधव। उम्र रही होगी कोई 18 साल। चेहरा मेहनत से तपे हुए चेहरे जैसा, पर आंखों में एक अलग सी चमक। वो गरीब परिवार का था, लेकिन हालात के आगे कभी झुका नहीं। माधव के पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। बिस्तर पकड़ लिया था उन्होंने। माँ खेतों में मजदूरी करके जो कुछ मिल जाता उससे दाल रोटी का जुगाड़ करती। घर की दीवारें पुरानी थीं, छत से बारिश में टपकती बूंदें और जमीन पर टूटी चटाइयां। यही था उनका संसार। माधव की एक छोटी बहन भी थी, गौरी, जो गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ाई में तेज थी, पर उसकी आंखों में भी डर था। माँ की थकी हारी सांसों का, पिता की दवा की कीमतों का, और शायद अपने भविष्य का भी। घर का एकमात्र सहारा अब माधव ही था। दिन भर किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी ईंट ढोता, कभी बोरवेल खुदाई में मदद करता। मां का कहना था, बेटा तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। लेकिन कई बार जब रात को घर में दिया भी बुझने लगता, तब माधव चुपचाप गांव की चौपाल चला जाता। अंधेरे में बैठकर चांदनी को देखता और सोचता, क्या वाकई मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या बापू का इलाज कभी नहीं हो पाएगा? और बहन, उसकी शादी? ऐसी ही एक रात थी। चुपचाप बैठा था माधव चौपाल पर, गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी एक धीमी सी आवाज आई, क्यों रे माधव, अकेले काहे बैठा है इतना चुपचाप? माधव ने सिर उठाकर देखा। चंपक चाचा, गांव के सबसे बुजुर्ग लेकिन सबसे समझदार इंसान। लोगों का कहना था कि उन्होंने जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है। माधव बोला, चचा आप तो जानते हैं घर की हालत खराब है। बापू की दवा, माँ की थकान और बहन की पढ़ाई, सब मुझ पर है। पर गांव में मजदूरी से कुछ होता नहीं। मैं कितना भी काम करूं, पैसे कभी पूरे नहीं पड़ते। चंपक चाचा मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, बिल्कुल सही कह रहा है तू। चिंता करना ठीक है बेटा। माधव बोला, सोच तो रहा हूं चाचा, पर कुछ समझ नहीं आता। चाचा ने हल्का हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, शहर जा बेटा, गांव के बाहर जो छोटा शहर है वहां कुछ तो मिल ही जाएगा। तू मेहनती है, कुछ भी करेगा तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। पर चाचा, वहां जाकर करूंगा क्या? कोई जानता भी नहीं। अरे पगले, जो रास्तों पर चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। एक बार कोशिश करके देख। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। शुरू में जो मिले कर ले, फिर धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। माधव ने चाचा की आंखों में देखा, वहां भरोसा था। चाचा ने कहा, कल सुबह ही निकल जा बेटा, मां को बता देना। और हां, कोई डर नहीं, तू कर लेगा। अगली सुबह माधव ने मां को सारी बात बताई। मां चुप रही कुछ पल, फिर हाथ जोड़कर बोली, जा बेटा, तू ही मेरी उम्मीद है। जो भी करेगा परिवार के लिए ही करेगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। गौरी ने भी चुपचाप उसे देखा, आंखों में सवाल और आशा दोनों। माधव ने पुरानी सी एक पोटली बांधी, मां के बनाए 2 सूखे पराठे रखे और पैदल ही निकल पड़ा उस छोटे शहर की ओर। शहर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गांव से तो कई गुना तेज था। लोग जल्दी चलते, बातें जल्दी करते। हर जगह भीड़ थी, दुकानों में, गलियों में, बस स्टैंड पर काम नहीं था। माधव ने पूरे दिन दुकानों, ढाबों, होटल्स में पूछा, भैया काम मिलेगा? कुछ भी चलेगा। पर हर जगह से एक ही जवाब, नहीं, अभी नहीं चाहिए। दिन ढल गया। पोटली के पराठे खा लिए थे, जेब में कुछ बचे खुचे पैसे थे, लेकिन रात गुजारने की जगह नहीं। चलते चलते बस स्टैंड पहुंच गया, जहां अब सिर्फ 2-3 बसें खड़ी थीं। वहीं एक साइकिल रिक्शा वाला खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। माधव धीरे से उसके पास गया और पूछा, भैया क्या मैं इस शेड के नीचे रात गुजार सकता हूं? कोई जगह नहीं है मेरे पास। वो आदमी चौकन्ना होकर बोला, तू कौन है भाई? माधव ने सारा हाल बताया। गांव से आया है, काम की तलाश में। रिक्शा वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देख भाई, ये छोटा शहर है, काम है पर इतना नहीं कि हर किसी को मिल जाए। पर तू चाहे तो एक काम कर सकता है। क्या? माधव की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। रिक्शा चला लेता है? हाँ, साइकिल चलानी आती है तो बस मैं तुझे कल एक सेठ के पास ले जाऊंगा जो रिक्शा किराए पर देता है। अभी तू यहां सो जाए, मैं बस लेकर आता हूं, मेरी रात की सवारी आई है। माधव ने सर हिलाया। रिक्शा वाला चला गया और माधव ने पहली बार बस स्टैंड के शेड में आसमान की ओर देखकर सोचा,
शायद यही रास्ता है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा। सुबह उठते ही देखा वही रिक्शा वाला एक कप चाय लेकर आया। लो भाई, चाय पियो और चलो मेरे साथ, आज तुझे तुम्हारा पहला काम मिलेगा। माधव ने चाय पी और साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे जहां कई रिक्शे खड़े थे। वो आदमी सेठ जी थोड़ा सख्त मिजाज का लगा, पर जब रिक्शा वाले ने उसकी गारंटी ली तो उसने माधव को एक रिक्शा दे दिया किराए पर। हर दिन 20 रुपए किराया, बाकी जो कमाओ तुम्हारा। रिक्शा ठीक से चलाना, टूटे तो जिम्मेदारी तेरी। माधव ने पहली बार एक नई जिम्मेदारी अपने हाथों में ली थी। उस दिन से माधव अब एक रिक्शा चालक बन गया। दिन भर शहर में सवारी ढूंढता, छोटे बड़े रास्तों से होता हुआ लोगों को उनके गंतव्य पर पहुंचाता। रात को वही शेड, वही रिक्शा उसकी नींद का बिस्तर बनता। न कोई शिकायत, न कोई बहाना, बस मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद का रास्ता। अब कुछ हफ्ते हो चुके थे। माधव शहर में रिक्शा चला रहा था, दिन भर पसीने से भीगता और रात को वही बस स्टैंड का शेड और उसकी रिक्शा ही बिस्तर बन जाती। उसने अपनी जिंदगी को नए ढंग से ढाल लिया था। हर सुबह उठना, बस स्टैंड के पास लगे नल से नहाना, वही 2 जोड़ी कपड़े, एक पहनना और एक धोकर सुखाना। दिन भर काम, फिर रिक्शा का किराया चुकाकर जो कुछ बचता, थोड़ा अपने लिए, थोड़ा घर भेजने के लिए। गांव से कोई आता तो वो उनके हाथों पैसे मां को भिजवा देता। अब उसके भीतर थोड़ा आत्मविश्वास आने लगा था। धीरे धीरे कई सवारी उसे पहचानने लगी थीं। अरे वो सीधा सच्चा लड़का जो हमेशा मेहनत से रिक्शा चलाता है। एक दिन शाम के वक्त माधव रोज की तरह रिक्शा लेकर शहर की गलियों में सवारी ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक परिचित चेहरा बस स्टैंड पर दिखा। गांव का ही एक आदमी जो किसी काम से शहर आया था। उसने माधव को आवाज दी, अरे माधव। माधव रुक गया। आदमी ने बताया, भाई जल्दी गांव चलना पड़ेगा, लेकिन एक बात कहनी है, तेरे पिताजी की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है अब समय नहीं बचा, कभी भी कुछ हो सकता है। इतना कहकर वो आदमी बस में बैठ गया। माधव वहीं रुक गया। सुन, उसकी आंखों के सामने पिता का चेहरा घूम गया। मां की झुकी पीठ और बहन की मासूम सूरत। दिल बैठने लगा। खुद से सवाल करने लगा, क्या आप सब छोड़कर लौट जाऊं? लेकिन अभी तो कमाना शुरू किया है, इलाज कैसे होगा फिर? रात का अंधेरा गहराने लगा। तेज बारिश शुरू हो गई थी। बस स्टैंड पर भीड़ छट चुकी थी। वो वाला भाई जो रोज रात को काम करता था आज नहीं आया था। माधव अकेला था। शेड के नीचे अपनी रिक्शा पर बैठा भीगा जा रहा था, लेकिन भीतर के तूफान से ज्यादा गीला। उसी वक्त एक तेज ब्रेक की आवाज आई। एक बस स्टैंड पर रुकी बस से एक आदमी उतरा, हाथ में बैग था और तेजी से भागते हुए बोला, भाई, ओ भाई, जल्दी आओ, भीग जाऊंगा, मुझे अस्पताल जाना है। माधव फौरन अपनी रिक्शा लेकर दौड़ा और उस आदमी को बैठाया। बारिश में भीगते हुए फिसलन भरी सड़कों से होता हुआ माधव पूरे जोर से पैडल मारता रहा। आदमी बार बार घड़ी देखता, बेचैन था। अस्पताल पहुंचते ही वो आदमी फौरन अंदर भागा। कहा, मेरे बेटे का ऑपरेशन है, सिर्फ यही चंद मिनट बचे थे, नहीं पहुंचता तो सब खत्म हो जाता। कुछ देर बाद वही आदमी बाहर आया। सांसें तेज थीं, हाथ में पानी की बोतल और एक लिफाफा। उसने माधव को पैसे दिए और कहा, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज बचा ली। अगर तुम समय पर न पहुंचाते तो मेरा बेटा आज जिंदा न होता। माधव की आंखों में अपने पिता का चेहरा फिर घूम गया। आंखें भीग गईं, शब्द नहीं निकले। वो आदमी रुक गया, गौर से देखा और पूछा, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? माधव ने धीमी आवाज में सब कुछ बता दिया। मैं गांव से हूं, घर की हालत खराब है, पिता बीमार हैं, मां खेतों में मजदूरी करती है, मैं रिक्शा चलाकर घर चला रहा हूं। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम सचमुच बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मेरा नाम है विनोद अग्रवाल। यहीं इसी शहर में मेरी कपड़ों की दुकान है। आज मैं बड़े शहर से पैसे लाया था अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए। तुम ना होते तो मैं नहीं जानता क्या होता। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कल सुबह मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें एक नौकरी दूंगा, पक्की नौकरी। काम छोटा होगा पर भविष्य बड़ा बनेगा। फिर उसने एक कागज पर पता लिखा और कहा, ये लो पता, सुबह आ जाना, आज तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अगली सुबह माधव उस पते पर पहुंचा। एक शानदार कपड़ों की बड़ी दुकान। इतनी बड़ी दुकान उसने कभी गांव में नहीं देखी थी। अंदर गया तो देखा विनोद जी काउंटर पर बैठे थे। वो मुस्कुराए, आ गए बेटा, बैठो पानी पियो। माधव थोड़ा झिझका, फिर धीरे से बोला,
सेठ जी, जो काम आप कहें मैं करूंगा, बस सच्चे मन से मेहनत करूंगा। सेठ ने कहा, देखो माधव, काम बहुत आसान है। मेरी दुकान के कपड़े जो बड़े शहर से आते हैं, उन्हें लाने के लिए एक भरोसेमंद आदमी चाहिए। बस स्टैंड की तुम्हारी समझ, वक्त की पाबंदी और मेहनत ने मुझे भरोसा दिलाया है कि तुम ये काम कर सकते हो। माधव ने हाथ जोड़ लिए। सेठ जी, ये तो मेरे लिए वरदान है। विनोद जी बोले, सैलरी कम होगी शुरू में, लेकिन काम सच्चे मन से करना, और हफ्ते में एक छुट्टी होगी, चाहो तो गांव जा सकते हो। माधव ने रिक्शा किराए पर देने वाले सेठ को रिक्शा लौटा दी। सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सहारा दिया। अब मेरी नई शुरुआत होने वाली है। अब वो सेठ विनोद अग्रवाल के लिए बड़े शहर से कपड़ों के बंडल लाता, समय पर दुकान पहुंचाता। धीरे धीरे सेठ को उस पर विश्वास हो गया। कभी कभी उसे दुकान में भी बैठने को कहा जाने लगा। काम के साथ सीखने की ललक भी माधव में थी। कपड़ों के नाम, रेट, फैब्रिक की पहचान सब सीखने लगा। अब 2 साल बीत चुके थे। माधव अब वो लड़का नहीं रहा था जो रिक्शा के शेड में भीगते हुए अपनी जिंदगी की चिंता करता था। अब वो एक भरोसेमंद कर्मचारी था सेठ विनोद अग्रवाल की दुकान में। वो सिर्फ कपड़े लाने तक ही सीमित नहीं रहा था। अब वो कभी कभी दुकान में ग्राहकों को कपड़े दिखाता, रेट बताता और धीरे धीरे व्यवसाय की बारीकियां समझने लगा था। सेठ विनोद जी को माधव पर अब पूरा भरोसा था। उन्होंने माधव से कई बार कहा था, बेटा, तू अब सिर्फ मेरा काम नहीं करता, तू मेरा भरोसा है। माधव को हफ्ते में एक छुट्टी मिलती थी। वो दिन उसका सबसे खास होता, क्योंकि वह उसी दिन गांव जाता था। बिना किसी को बताए वो सुबह बस पकड़ता और शाम को मां के हाथ का बना खाना खाता, पिता की दवाइयां ले जाता और बहन से पढ़ाई की बातें करता। अब पिता का इलाज शहर के अस्पताल में होने लगा था, जिसकी व्यवस्था सेठ जी की मदद से हुई थी। माधव के चेहरे पर अब आशा की रोशनी थी और मां के चेहरे पर गर्व का तेज। एक दिन दुकान बंद होने के बाद माधव ने विनोद जी से कहा, सेठ जी, एक बात कहनी है। हाँ माधव, बोलो। मैं सोच रहा हूं कि अपने गांव में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल लूं। माल आपसे ही लूंगा। गांव में अब कोई ऐसी दुकान नहीं है। शादी ब्याह का मौसम आते ही लोग बाहर जाते हैं। अगर दुकान खुल जाए तो परिवार के साथ भी रह सकूंगा। विनोद जी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, तू तो मेरा ही लड़का है, ये भी कोई पूछने की बात है। तुझे कितना भी माल चाहिए मैं दूंगा, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। माधव की आंखें नम हो गईं। सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब सब तय हो चुका था। माधव ने गांव जाकर एक छोटा सा किराए का दुकान लिया। सेठ जी ने कपड़ों का माल भिजवाया, साड़ी, कुर्ते, शर्ट, बच्चों के कपड़े, सब कुछ। गांव के लोगों को पहली बार इतनी चीजें एक ही दुकान में दिखी। लोग कहने लगे, अरे ये तो वही माधव है ना जो शहर गया था काम की तलाश में, अब तो दुकान खोल लिए। चंपक चाचा भी दुकान पर आए, मुस्कुराए और बोले, वाह बेटा, आखिर तूने कर ही दिखाया। माधव झुककर बोला, चाचा, आपने ही तो कहा था, चलने की कोशिश करो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। चाचा ने सिर पर हाथ रखा, तू मेरी बात को समझ गया, यही बहुत है। दुकान चल निकली थी। माधव ने जो पैसे कमाए उनसे घर की मरम्मत करवाई। छत टपकनी बंद हो गई, दीवारों पर प्लास्टर हुआ। पिता की तबीयत अब संभल रही थी। मां के चेहरे पर अब थकान कम और सुकून ज्यादा था। बहन गौरी की उम्र अब शादी की हो चली थी। माधव ने कुछ पैसे जमा किए, सेठ जी ने भी मदद की, और फिर एक दिन गांव में ही धूमधाम से गौरी की शादी हुई। गांव भर में चर्चा थी। माधव की मेहनत रंग लाई, बहन की शादी भी की और दुकान भी चमक रही है। अब जब काम ठीक चल रहा था, माधव ने उस किराए की दुकान को खरीद लिया। सेठ जी ने खुद आकर उस दिन दुकान का नारियल फोड़ा। सेठ जी ने कहा, माधव, आज मुझे लगता है कि मैंने उस दिन तुम्हें अस्पताल पहुंचाकर सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, अपनी तकदीर को भी बचा लिया था। माधव ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आपने जो मेरे लिए किया मैं हर रोज उसे याद करता हूं। आज अगर मैं कुछ हूं तो आपकी वजह से। सेठ बोले, नहीं बेटे, तो अपने हौसले की वजह से है। हमने तो बस तुझे एक मौका दिया था। एक शाम को माधव अपनी मां के पास बैठा था। मां ने उसका माथा सहलाया और कहा, बेटा, तूने कभी मेरी उम्मीद को तोड़ा नहीं, तूने मेरी दुनिया को नया जीवन दिया है। माधव ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, तूने ही तो मुझे हिम्मत दी थी। तेरे आशीर्वाद के बिना तो मैं आज भी उस चौपाल पर बैठा होता परेशान होकर। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू अब दुख के नहीं, गर्व और संतोष के थे। दोस्तों, माधव की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो,
अगर इरादे मजबूत हों और दिल में परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो हर रात के बाद नई सुबह जरूर आती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो व्यक्ति ईमानदारी और संघर्ष से आगे बढ़ता है, किस्मत भी एक दिन उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं भी कभी हार नहीं मानूंगा। ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल राइज एंड मोटिवेट YT को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही